देखिए आपका रेंट कंट्रोल एक्ट चल रहा था, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972। इसमें अभी मेंस में जो आता है एक क्वेश्चन आपका बताया गया था, और वह क्वेश्चन था कि वे कौन कौन से बिल्डिंग हैं जिन पर इस कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे, और सेक्शन 2 में लिस्ट दी गई है। एक ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपका दूसरा जो आपका कह सकते हैं कि क्वेश्चन आपका बनता है, मेंस में बना भी है, वह ये बना है कि मानक किराया को परिभाषित करिए। मानक किराए का निर्धारण कैसे किया जाता है, मानक किराए में वृद्धि कैसे की जाती है, और अगर मानक किराए में वृद्धि की गई है या निर्धारण किया गया है तो उसके विरुद्ध अपील कहाँ होगी, और उन प्रावधानों का उल्लेख करिए। तो इसमें आपका दो तीन क्वेश्चन एक साथ जोड़कर बनता है। तो एकदम शुरुआती दौर से हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड रेंट देखना है, या मानक किराया क्या होता है, इसकी परिभाषा देखनी है। तो आपका ये पहले हम परिभाषा बता रहे हैं कि मानक किराया होता क्या है या स्टैंडर्ड रेंट होता क्या है। देखिए आपका कैसे लिखेंगे। उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम आपका 1972 की धारा 3 के क्लाज के में, याद रखिएगा के में, यानी कि मानक किराया या स्टैंडर्ड रेंट की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार मानक किराए का तात्पर्य धारा 6, 8 और 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित से है। यानी कि धारा 6, 8 और 10 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए मानक किराया का मतलब क्या हुआ, ये बताया गया है। और धारा 3 के किस क्लाज में, आपका के में, याद रखिए। देखिए, पुराने अधिनियम द्वारा शासित और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय किराए पर उठे हुए किसी भवन की दशा में मानक किराया क्या होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले जो किराएदारी का कानून था उसके तहत कोई भवन था जिसको किराए पर उठाया गया है, तो अब नया कानून 15 जुलाई 1972 से जब लागू हो गया है तो उस पुराने भवन का मानक किराया या स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा, ये आपका पहला पॉइंट बताता है। ये बताता है कि यदि ऐसे प्रारंभ के समय उसके लिए दे कोई सम्मत किराया हो, सम्मत किराया, और रीजनेबल एनुअल रेंट हो, यानी कि उचित वार्षिक किराया हो, जिसका इस अधिनियम में वही अर्थ है जो पुराने अधिनियम की धारा 2F में है, जिसे अनुसूची में उद्धृत किया गया है, दोनों हो, तो सम्मत किराया या रीजनेबल एनुअल रेंट तथा उस पर 25% जो भी अधिक हो। यानी कि पहला नियम ये आया कि अगर 15 जुलाई आपका 1972 के पहले का भवन है, उस पर पुराना कानून लागू है, तो उसका आपका मानक किराया क्या होगा। तो पहला ये दे रहा है कि कोई सम्मत किराया दे हो तो सम्मत किराया मानक किराया होगा। सम्मत किराया का मतलब ये हुआ कि मकान मालिक और किराएदार दोनों रजामंद हो गए हैं कि इतना किराया दिया जाएगा। हाँ, उसका 25% बढ़ा देंगे, यानी कि जो उस वह किराया था आपका मानक किराया, उसमें कितना परसेंट बढ़ोतरी होगी, 25%। अगर कोई सम्मत किराया नहीं है और उचित या रिजनेबल वार्षिक किराया निर्धारित किया गया है, तो वह भी पुराने कानून पुराने भवनों के लिए मानक किराया माना जाएगा।
और उसमें कितना आप बढ़ा सकते हैं, 25%। अगला देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई सम्मत किराया न हो, न ही रीजनेबल यानी कि उचित वार्षिक किराया हो, तो रीजनेबल रेंट तथा उस पर 25% बढ़ा हुआ, यानी कि न तो मकान मालिक और किराएदार में कोई समझौता हुआ है, न ही रीजनेबल वार्षिक किराया निर्धारित किया गया है, तो उचित जो किराया होगा वही मानक किराया होगा, और उस पर कितना बढ़ सकता है अधिकतम आपका रकम उसकी उस किराए की, नया कानून लागू होगा तो 25%। इसके बाद तीसरा ये कह रहा है कि यदि न तो सम्मत किराया हो, न रीजनेबल एनुअल रेंट हो, तो ऐसी दशा में अब जिला मजिस्ट्रेट मानक किराया धारा 9 के तहत उसका निर्धारित करेंगे, यानी कि ये निर्धारित करेंगे कि कितना मानक किराया होगा। खंड 2 आपका देखिए, किसी अन्य दशा में तत्समय प्रवृत्त निर्धारित किराया मूल्य और निर्धारण के न होने पर धारा 9 के अधीन अवधारित मानक किराया, यानी कि कुल मिलाकर इसका सार ये निकला, माने टोटल का सार, कि स्टैंडर्ड रेंट किसे कहा जाएगा। तो आप बेयर एक्ट अगर कठिन लगता है तो उसको आसान भाषा में देखिए, आपका मानक किराए की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 3 के में दी गई है। मानक किराया धारा 6, 8 और 10 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित होगा। दो आप बांट दीजिएगा, पुराने भवन यानी कि 15 जुलाई 1972 के पूर्व की स्थिति। तो पूर्व की स्थिति क्या है आपका, पूर्व की स्थिति ये है कि अगर मकान मालिक और किराएदार आपका मने एग्री हो गए थे, तो वह आपका किराया और उसमें कितना बढ़ सकता अधिकतम 25%, उसे मानक किराया माना जाएगा। या अगर पुराने कानून द्वारा रीजनेबल एनुअल रेंट यानी कि उचित वार्षिक किराए का निर्धारण किया गया था सक्षम प्राधिकारी द्वारा, तो उस पर कितना बढ़ाया जा सकता है, और 25%, और उसी को हम क्या कहेंगे, मानक किराया। अब ये है कि दोनों ना हो तो क्या होगा, तो दोनों ना हो तो जो उचित किराया है वह होगा मानक किराया, और तीनों ना हो तो क्या होगा, तो न तो आपका सम्मत किराया है न आपका रीजनेबल आपका एनुअल किराया है, और न कोई उचित किराया है। तो एक लाइन याद रखिए, सेक्शन 9 के तहत मानक किराए का क्या किया जाएगा, निर्धारण। अब तुरंत सेक्शन 9 आपको पढ़ना है, क्योंकि यही महत्वपूर्ण सेक्शन है कि मानक किराए का निर्धारण कैसे किया जाता है। हाँ, नए कानून के तहत ये नियम है कि मानक किराया नए कानून के तहत कौन माने कौन माना जाएगा तो वह किराया जो सेक्शन 9 के तहत क्या किया गया है, निर्धारित। ये अपनी भाषा में इसको लिखेंगे, आपका बेयरेट की भाषा थोड़ा कठिन है। देखिए अब तुरंत आपको सेक्शन 9 आ जाना है, यानी कि तुरंत हम बता रहे हैं कैसे आप पढ़िए। अब हेडिंग डाल देंगे, मानक किराया का निर्धारण या अवधारण। तो फिर एक बार भाई याद करिए, क्योंकि आपका पहले ज़्यादा लोग नहीं पढ़े हैं, तो फिर एक बार हम बता रहे हैं आपका धारा 3 का क्लाज के लिखेंगे आपका अपनी भाषा में। फिर आपका दूसरा कि मानक किराए का अवधारण किस सेक्शन के तहत, तो 9 के तहत। 9 अच्छे से तैयार रखना है। फिर मानक किराए में वृद्धि कैसे होगी, तो हम 8 देखेंगे। और मानक किराया अगर डीएम ने निर्धारित ही कर दिया है तो उसके विरुद्ध उपचार पूछा गया है तो अपील होगी। 3 याद रखिए, अवधारण, इसके बाद वृद्धि,
और अवधारण जो डीएम ने किया है उसके विरुद्ध रेमडी, तीन चीजें पूछी जाती है। अब सेक्शन 9 आ जाइए। मानक किराए का अवधारण। तो पहला खंड ये कहता है कि किसी ऐसे भवन की दशा में जिस पर पुराना अधिनियम लागू था और जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय किराए पर उठा हो, जिसके लिए न तो कोई रिजनेबल एनुअल रेंट हो, न सम्मत किराया हो, तो ऐसी या न तो कोई निर्धारण प्रवृत्त हो, तो जिला मजिस्ट्रेट तदर्थ आवेदन पत्र दिए जाने पर मानक किराए का अवधारण करेगा। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार देखिए। अगर कोई मने पुराना भवन है जिस पर कि पुराना जो कानून किराएदारी का था वह लागू था, तो उस पर अब ये देखा जाएगा कि क्या मकान मालिक और किराएदार ने आपस में समझौता करके कोई किराया नियत किया था। अगर था तो आपका वही किराया मानक किराया माना जाएगा। और हमने परिभाषा में बताया कि उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि इस अधिनियम के तहत की जा सकती है, 25। अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच कोई सम्मति नहीं थी, तो अब ये देखा जाएगा कि क्या उस मकान का उचित वार्षिक किराया निर्धारित था। अगर था तो वह वही मानक किराया माना जाएगा। और उस पर हमने परिभाषा में बताई कि कितना प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है, 25%। अगर वो भी नहीं है तो आप ये देखा जाएगा कि क्या कभी उस भवन का किराया निर्धारित सक्षम प्राधिकारी ने किया था। अगर किया था तो वह निर्धारण ही मानक किराया माना जाएगा। और वह निर्धारण भी नहीं है, तब आपका कौन निर्धारित करेगा मानक किराया कितना दिया जाए। ये डीएम करेंगे। क्या देने पर करेंगे, एप्लीकेशन। तो बस यही तो याद रखना है कि कौन निर्धारित करेगा, जिला मजिस्ट्रेट। आपका तदर्थ आवेदन दिया जाएगा और ऐसे आवेदन पर डीएम ये डिसाइड करेंगे कि किसी मकान का किराया कितना लिया जाए। और जो डीएम धारा 9 के तहत निर्धारित करेंगे, एक लाइन में याद रखिए, उसी को कौन सा हम किराया कहेंगे, मानक किराया। तो मानक किराए का निर्धारण किस धारा में, 9। अब जब डीएम आपका मानक किराया निर्धारित करेंगे तो कुछ बातों पर विचार करेंगे। अर्थात उसको हम कहते हैं कि मानक किराया अवधारित करते समय किन बातों को विचार में लिया जाएगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। सावधानियां हम नहीं कह सकते, यानी कि मानक किराया निर्धारित करने के सिद्धांत हम कह सकते हैं। तो जब जिला मजिस्ट्रेट मानक किराया निर्धारित करें तो निम्नलिखित पर विचार करेंगे। यानी कि मैं बताया भी था कि मकान की भाई किस इलाके में मकान है, सुख सुविधाएं कितनी हैं, पार्क इत्यादि हैं कि नहीं, कितना आपका माने किस इलाके में है, रोड से कितना दूर मकान है, कितनी चौड़ी रोड है, इत्यादि बातों का भी क्या रखा जाएगा, ध्यान। तो कौन कौन सी बातों का जिला मजिस्ट्रेट ध्यान रखेंगे, वह एक आपका सामान्य तरीके से तैयार करिए, दबाव में नहीं। क्या क्या बातें देखी जाएगी जब मानक किराए का निर्धारण किया जाएगा, तो एक एक बातों को देखा जाए। अब एकदम सामान्य तरीके से इसको पढ़िए कि कौन कौन सी बातें आपका ध्यान में रखी जाएंगी। तो देखिए क्या क्या बातें ध्यान ध्यान में रखी जाएंगी। पहली बात जो जिला मजिस्ट्रेट ध्यान में रखेंगे वह देखिए, आपका खंड 2 में है आपका ये। भवन पर इस अधिनियम के लागू होने के दिनांक
अर्थात इसका मतलब 15 जुलाई 1972 अथवा किराए पर उठाने के दिनांक जो भी पश्चातवर्ती हो आपका के ठीक पूर्व भवन और उसके स्थल का तत्संबंधी बाजार मूल्य, यानी कि आपका 15 जुलाई 1972 अगर पहले से ही भवन किराए पर उठा है, उसके मानक किराए का निर्धारण करना है, तो ऐसी दशा में आपका डीएम जब भी मानक किराया तय करे तो उस एरिया के अन्य माने आपका तो कह सकते हैं कि उस भवन और उसके स्थल का जो मार्केट वैल्यू है या जो बाजार मूल्य है उस पर भी ध्यान देंगे। यानी कि पहला ये आ गया कि मानक किराया निर्धारित करते समय भवन और उसके ज़मीन का बाजार मूल्य कितना है, इसका माने बाजार मूल्य कितना है, इस पर भी गौर किया जाए। तो पहला किस पर गौर किया जाएगा? बाजार मूल्य कितना है। दूसरा देखिए, भवन के निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत की लागत, यानी कि भवन के निर्माण में या उसे सुरक्षित रखने या मरम्मत करने में कितनी लागत लगी है, कितना पैसा मकान मालिक ने लगाया है, इस बात का भी क्या रखा जाएगा? ख्याल। तीसरा, उक्त दिनांक के पूर्व उसी प्रतिवेश में तत्सदृश भवनों के लिए प्रचलित किराया क्या है, यानी कि वैसे ही भवन है आसपास कहीं, तो ऐसी कंडीशन में उनका किराया कितना निर्धारित किया गया है, ये भी जिला मजिस्ट्रेट क्या रखेंगे? ध्यान में। यानी कि आसपास वैसे ही जो भवन है उन भवनों पर भवनों से कितना किराया वसूला जाता है, ये भी देखा जाएगा। भवन में व्यवस्थित सुख सुविधा, यानी कि अगर सुख सुविधा कम है तो मानक किराया कम होगा, और सुख सुविधा ज़्यादा है तो मानक किराया क्या हो सकता है? ज़्यादा। तो सुख सुविधा का मतलब फैन है कि नहीं, तख्ता है कि नहीं, मेज कुर्सी क्या कि मकान मालिक दे रहे हैं कि नहीं, एसी तो नहीं लगा है आपका, आपका वाईफाई तो नहीं लगा है। अगर ये सब लगा होगा तो इस पर विचार किया जाएगा कि नहीं। तो एक सामान्य तौर पे पढ़ना है, दबाव में नहीं। आपका हम फिर एक बार लिस्ट बता देंगे लास्ट में, लेकिन ये नहीं कि हाँ, भवन का नवीनतम निर्धारण। नवीनतम निर्धारण मतलब ये होता है कि टैक्स का निर्धारण, यानी कि जो नगर निगम होता है शहर में, वह भवन का असेसमेंट करता है, निर्धारण करता है। तो क्या नगर निगम ने भवन का निर्धारण करके और भवन का जो आपका कर है या भवन का जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया है कि नहीं? तो अगर नगर निगम बढ़ा दिया है तो किराया भी थोड़ा क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। यानी कि आपका इसके बाद कोई अन्य संगत तथा जो मामले की परिस्थितियां को देखते हुए सारवान प्रतीत हो, उस पर भी कौन विचार कर लेंगे? डीएम। तो आपका बस याद रखना है लिस्ट कि मानक किराया जब जिला मजिस्ट्रेट निर्धारित करेंगे तो किन किन बातों पर विचार करेंगे, तो फिर उन बातों की लिस्ट शॉर्टकट में याद रख लेना है। पहले तो भवन का और उसके स्थल का बाजार मूल्य, फिर भवन के निर्माण में, अनुरक्षण और मरम्मत में कितनी लागत लगी है, फिर वैसे ही भवनों का क्या किराया है, भवन में अगला सुख सुविधा, फिर भवन का नवीनतम निर्धारण, यानी कि क्या भवन का जो टैक्स इत्यादि है वह बढ़ा है कि नए माने नए तरीके से करने में घटा है, और अन्य कोई आपकी बात जो उचित लगे। अन्य बातों को भी ध्यान में रख सकते हैं। अन्य बातों मतलब कि रोड से कितना दूर आपका है मकान, आपका मकान के सामने कितनी चौड़ी रोड है, ये भी ध्यान में रखा जा सकता है।
तो इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए कौन मानक किराए का निर्धारण करेगा? डीएम। ऐसे याद करना है, वो एकदम दबाव देकर भाई फिर हम बता रहे हैं याद ना करिए। आपका की धारा में 9 में कौन करेंगे? जिला मजिस्ट्रेट। कब करेंगे? जब न तो उचित किराया हो, न सम्मत किराया इत्यादि। किन किन बातों के ध्यान रखेंगे? यही 5 है। खंड 2 देखिए, उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट साधारणतया उक्त दिनांक को भवन जिसके अंतर्गत उसका स्थल भी है के बाजार मूल्य के 10% प्रति वर्ष को उसका वार्षिक किराया समझेगा और मासिक मानक किराया इस प्रकार आकलित वार्षिक मानक किराए के 12वें भाग के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपका जिला मजिस्ट्रेट जनरली का मतलब ये हुआ कि जिला मजिस्ट्रेट इस बात को मान भी सकता है और मानने से क्या कर सकता है इनका जब भी शब्द साधारणतया आए, इसका मतलब मामूली तौर पर हुआ। मामूली तौर पे मतलब कि जनरली, यानी कि ये सामान्य बात है, इसका अपवाद हो सकता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं सीआरपीसी में पढ़ते हैं, आपका सीआरपीसी की धारा 72 पढ़ते हैं कि मामूली तौर पे या सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों के नाम जारी होगा। तो जैसे ही शब्द आपका जनरली आ जाए, मामूली तौर पर आ जाए, यानी कि ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इसके साथ आपका एक और आपका मामूली तौर पर जो शब्द आया है वह आपका सीआरपीसी की धारा 177 में भी आया है, जो पिछली बार बिहार एपीओ ने भी बनाया कि 177 ये बताती है कि सामान्यतः किसी अपराध की जांच और विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध हुआ है। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम, यही सब घुमा दिया था भाई, विधि का पूर्ण नियम नहीं है। 178 से क्या चलेगा? अपवाद। तो सामान्यतः आपका जब जिला मजिस्ट्रेट मानक किराए का निर्धारण करें तो बाजार मूल्य देखेंगे और बाजार मूल्य का कितना प्रतिशत वार्षिक से अधिक वह किराया नहीं होगा? 10%। यानी कि इसका मतलब कि अगर उस मकान का बाजार मूल्य अगर आपका कह सकते हैं कि 1000 रुपया है, तो जिला मजिस्ट्रेट अधिकतम कितना मानक किराया निर्धारित कर सकते हैं? वार्षिक। तो वार्षिक में हो गया आपका 10%। तो 1000 का 10% निकाल लेंगे, आपका 100 रुपया। कितना रुपया? और क्योंकि ये वार्षिक किराया निर्धारित किया गया है, तो वार्षिक किराए को मंथली में कन्वर्ट कर देंगे। तो जितना किराया निर्धारित वार्षिक किया गया उसमें 12 से क्या दे देंगे? भाग। तो मासिक किराया निकल आएगा। तो फिर याद रखिए, जो किराया निर्धारित होता है वह वर्ष के आधार पर होता है और 12 से भाग देकर किसमें हम कन्वर्ट करते हैं? मासिक। फिर एक बार इसको देखिए, आपका एचजेएस प्री के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सामान्यतः मानक किराया कितना हो सकता है? तो उस भवन और उसके जमीन स्थल के बाजार मूल्य का कितना प्रतिशत से अधिक वार्षिक किराया नहीं होना चाहिए? 10%। तो मासिक कैसे निकालेंगे? तो जितना रहेगा उसमें कितना से भाग दे देंगे? 12 से। खंड 3 देखिए, उपधारा 1 के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश धारा 10 के अधीन की गई किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। इसका मतलब आपका खंड 3 से उठाइए, फिर आपका कि अगर जिला मजिस्ट्रेट ने किसी मकान का मानक किराया निर्धारित कर दिया है
तो इसके विरुद्ध रेमडी क्या होगी या उपचार क्या होगा? तो अपील होगी कि पुनरीक्षण होगा कि निर्देश होगा कि पुनर्विलोकन होगा, क्या होगा? तो इसकी अपील होगी। कौन सा खंड कहता है कि अपील होगी? खंड 3 कहता है। अपील का प्रावधान खंड 3 ही बताता है कि किस धारा के तहत अपील होती है। 10। तो तुरंत आपका एक क्वेश्चन यही आपका 5-7 लाइन ही बनाना है और पुछल्ला जोड़कर ही पूछा जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन का जो मॉडल उठाया गया था, आपका क्वेश्चन का मॉडल ये उठाया गया था कि मानक किराया क्या होता है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। ये दो चीज़ें हमने अभी तक बताई कि मानक किराया धारा 3 कॉम के में परिभाषित हैं। इसका निर्धारण धारा 9 के तहत होता है। कौन करता है? जिला मजिस्ट्रेट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अगर मानक किराए का निर्धारण कर दिया है तो स्टैंडर्ड रेंट के निर्धारण के खिलाफ क्या उपचार है? तो आपका जवाब रहेगा अपील का उपचार है। तो अपील कहाँ की जाएगी, कितने समय के अंदर की जाएगी, और अपील जो न्यायालय है अपील में क्या कर सकता है, यही बातें आपका मैंने सेक्शन 10 में बताई जाएगी। तो तुरंत सेक्शन 10 निकाल लीजिए। देखिए आपका धारा 10, धारा 8, 9 और 9A के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील। तो अभी आपका 8 नहीं बताया गया, 9 नहीं बताया गया, 8 सेक्शन हम बताएंगे, अभी ये पूरा हो जाए वाक्य, और 9A भी बताएंगे। लेकिन अभी अटैक आपका किस सेक्शन पर हमें करना है? 9 पर, मानक किराए पे। देखिए धारा 8 या धारा 9 या धारा 9A के अधीन दिए गए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक के 30 दिन के भीतर उसके विरुद्ध जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है। तो पहला नियम ये दिमाग में बैठाना है कि धारा 9 के तहत यदि जिला मजिस्ट्रेट ने मानक किराए का निर्धारण का आदेश दिया है तो उस आदेश के विरुद्ध आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर कोई व्यथित पक्षकार जिला न्यायालय में अपील कर सकता है। बस यही याद करना है। जो आपका धारा 8 और 9 ये न लिखिएगा, केवल 9। फिर एक बार देखिए, बहुत आसान है। एचजीएस में भी कई बार ये क्वेश्चन बना है कि एक तो समय बना है, कहाँ अपील की जाएगी, और अपील न्यायालय क्या कर सकता है। एचजीएस प्री में भी बना है। तो भाई प्रयास ये किया जाए कि आपका थोड़ा बहुत आपका जो क्वेश्चन इधर उधर आता है वो भी बताते मैं रह रहा हूँ। फिर एक बार देखिए, अपील कहाँ की जाएगी? जिला न्यायाधीश में। कौन करेगा? व्यथित पक्षकार। आपका कितने दिनों के अंदर करेगा? तो 30 दिन के अंदर करेगा। कि धारा में प्रावधान है तो 10। अब जिला न्यायाधीश या डीजे के यहाँ जब अपील हो गई तो डीजे क्या करेंगे, उनका पावर क्या है? अब अगला देखिए, और जिला न्यायाधीश या तो स्वयं उसे निस्तारित करेगा या उसे अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन माने नियंत्रणाधीन किसी भी अपर जिला न्यायाधीश को निस्तारण के लिए अभ्यर्पित कर सकता है, और ऐसे किसी भी अधिकारी से उसे वापस मांग सकता है या उसे किसी भी अन्य ऐसे अधिकारी को अंतरित कर सकता है। यानी कि जब डीजे के यहाँ अपील की गई है तो वह चाहें तो उस अपील का निपटारा स्वयं करे या एडीजे को सौंप दे, या एडीजे को सौंप भी दिए हैं तो उससे अपने पास कभी भी क्या मंगा सकते हैं? वापस। तो कौन ऐसे अपील का निस्तारण करेगा? जिला न्यायाधीश कर लें या किसको सौंप दे? अपर जिला न्यायाधीश को। या अगर अपर जिला न्यायाधीश को सौंपे हैं तो वहाँ से क्या करें?
मंगा लें अपने पास, या तो खुद निपटा लें या फिर किसी अन्य अपर जिला मजिस्ट्रेट को क्या करें, सौंप दें। इसमें कोई समझने की ज़्यादा बात ही नहीं है। या तो स्वयं निपटाएं या अपने माने अपर जिला माने न्यायाधीश को क्या करें, दे दें। इसके बाद खंड 2, आपका अपील न्यायालय की शक्ति, यानी कि जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश क्या कर सकता है। देखिए, अपील प्राधिकारी आदेश की पुष्टि कर सकता है। वे कह करके चलते रहिए। यानी कि जिला न्यायाधीश क्या क्या कर सकते हैं अपील में। तो एक तो आदेश की पुष्टि कर सकते हैं। पुष्टि का मतलब ये हुआ कि जिला मजिस्ट्रेट ने जो आदेश पारित किया है धारा 9 के तहत और मानक किराए का निर्धारण किया है, वह आदेश सही है और मानक किराया क्या है, सही। पुष्टि का मतलब ओके, यानी कि आपका सब कुछ क्या है, सही। दूसरा क्या कर सकते हैं, देखिए, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन यानी कि मानक किराया इत्यादि में कमी कर दें, या विखंडित कर सकते हैं, यानी कि डीएम का आदेश ही क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। जो किराया आपका धारा 9 के तहत आदेश है उसको क्या करें। तो क्या क्या पावर मिल गया जिला न्यायाधीश को, ऐसे आदेश को पुष्ट करना, उसमें क्या करना, चेंजिंग लाना, या पूरी तरह उसका क्या कर देना, खंडन। अथवा पुनः विचारण के लिए मामला जिला मजिस्ट्रेट को वापस कर सकते हैं। इसको कहा जाता है रिमांड। फिर एक बार देखिए, यानी कि जहाँ से मामला आया है वहाँ मामला अगर पुनः भेजा जाता है कि आप इस मामले पर यानी कि आपका री हियरिंग करिए, पुनः सुनवाई करिए, तो इसको लीगल भाषा में हम कहते हैं रिमांड या प्रति प्रेषण। याद रखिएगा, यानी कि जिला न्यायाधीश मामले को रिमांड कर सकता है और कहाँ वापस भेज सकते हैं, डीएम के पास, कि आप इस पर पुनः एक बार क्या करिए, पुनर्विचार नए सिरे से। अगला देखिए आपका इसी में, और ऐसे आदेश के हाँ और कोई अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है। और आपका यानी कि जिला न्यायाधीश कोई अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे आदेश के संबंध में जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, अपने निर्णय तक उसके प्रवर्तन पर को स्थगित कर सकता है। यानी कि जिला न्यायाधीश को पावर है कि जब तक हमारे यहाँ अपील लंबित है, डीएम का आदेश जो था आपका मानक किराए का, वह स्थगित रहेगा, यानी कि रुका रहेगा। तो तुरंत सीआरपीसी भी याद रखिए, सीआरपीसी में भी यही है। 415 धारा गौर करिए कि अगर हाई कोर्ट ने मृत्यु दंड किसी अभियुक्त को दिया है तो हाई कोर्ट ही तब तक मृत्यु दंड को मुलतवी करेगा, स्थगित करेगा, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में अपील का क्या हो, समय। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील का समय 90 दिन होता है। तो मुलतवी मतलब स्थगित। तो यहाँ कौन रोक लगा देंगे कि आपका आदेश अभी लागू नहीं होगा, जिला न्यायाधीश आपका, कब तक, जब तक कि हम इस मामले में फैसला न दें। अगला खंड 3 देखिए, इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई भी अग्रेतर अपील या रिवीजन नहीं किया जा सकेगा और उसका आदेश क्या होगा, अंतिम। यानी कि इसका मतलब कि जिला न्यायाधीश ने जो अपील में फैसला दे दिया, अब उस फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील अब कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते। और क्या उसका रिवीजन हाई कोर्ट में कराया जा सकता है कि नहीं, नहीं कराया जा सकता। तो अब जो क्वेश्चन आपका बनता है कि क्या उपचार हो सकता है,
एक उपचार बचा है, रिट याचिका। यानी कि जिला न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ आप 226 के तहत याचिका भले दायर कर देंगे, लेकिन अपील और पुनरीक्षण पर क्या लगा दी गई है, रोक। अब इस यहाँ भी भरमा देता है कि सेकेंड अपील होगी, सेकेंड अपील हाई कोर्ट में होगी। अब भाई सेकेंड अपील नहीं होगी, ये रिवीजन भी नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड अपील और रिवीजन पर खंड 3 पूरी तरह क्या लगाता है, रोक। एक उपाय बचा है, रिट याचिका। आप 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट, वो अलग बात है। तो बताइए सीपीसी लागू होती है कि नहीं रिट याचिकाओं में? नहीं। याद रखिए सीपीसी के प्रावधान रिट याचिकाओं में लागू होंगे कि नहीं? नहीं होंगे। अब आइए देखा जाए, आपका एक दो पुछल्ला बातें छूटी है इसमें, उसको देखा जाए। हो सकता है इधर उधर से पूछे तो। अगला जो आपकी बात है, माने कि मानक किराए किराए की धनराशि के संबंध में विवाद। यानी कि यदि मानक किराए की धनराशि या धारा 8 हम चल रहे हैं, हल्का सा देखना है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। मानक किराए की धनराशि के संबंध में डिस्प्यूट हम देख रहे हैं, तो यदि मानक किराए की धनराशि या धारा 5 या 6 के अधीन अनुज्ञेय किराए में वृद्धि की धनराशि या दिनांक जिससे ऐसी वृद्धि प्रभावी होगी, अथवा धारा 7 के अधीन किराएदार द्वारा देय कर की धनराशि या धारा 16 या 21 के अधीन किसी भी भवन का कोई भाग या उससे संबंध किसी भूमि के निर्मुक्त होने माने रिलीज होने के पश्चात किराएदार द्वारा देय अनुपातिक किराए की धनराशि अथवा धारा 24 की उपधारा 2 के अधीन मूल किराएदार को नए भवन के लिए उसके द्वारा देय किराए की धनराशि के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है, तो ये सब विवाद कौन डिसाइड करेंगे? जिला मजिस्ट्रेट। और इस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 8 के तहत इन विवादों पर जब फैसला आ जाता है, तो धारा 10 कहती है कि इसकी अपील कहाँ कर सकते हैं? जिला न्यायाधीश के यहाँ। कितने दिनों के अंदर? आदेश के 30 दिन। भाई आपका खंड 2 देखिए। यदि किसी किराएदार द्वारा अध्यासित किसी भवन का निर्धारण उसके लिए देय सम्मत किराए से कम हो, तो जिला मजिस्ट्रेट किराएदार के आवेदन पत्र पर या स्वतः मकानदार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को सम्मत किराए के अनुसार उस दिनांक से जब वे सम्मत किराया देय हुआ हो या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से जो भी पश्चातवर्ती हो, निर्धारण में वृद्धि करने के निर्देश दे सकता है, और तदुपरांत उक्त स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी निर्धारण को तदनुसार ठीक कर दिया जाएगा। यानी कि किराएदार ही आपका कह सकते हैं कि एप्लीकेशन देता है आपका कि इस मकान का निर्धारण क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, क्योंकि मकान मालिक टैक्स चोरी कर रहे हैं, इसका मूल्य अधिक है और मूल्य क्या टैक्स क्या दे रहे हैं, कम। किराएदार भाई दे सकता है एप्लीकेशन। इसके बाद उपधारा 3, तो उपधारा 3 मैं बताऊँ यही आपका होगा कि धारा 8 के तहत जो आदेश दिया जाएगा उसकी अपील होगी, तो की धारा के तहत अपील होगी, तो धारा 10 के तहत बता ही दिया गया अपील में। अब धारा 9A एक लाइन देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है। सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा किराए पर दिए गए वाणिज्यिक भवनों के किराए का पुनरीक्षण किया जा सकता है, तो ऐसा पुनरीक्षण कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। आपका कौन कर सकता है ऐसा? आपका जिला मजिस्ट्रेट। इसको भी छोड़ दीजिएगा, पूछा नहीं जाता।
इस प्रकार आपका देखिए, अब जो आपका इधर से जो क्वेश्चन बनता है, आपका डीम्ड वैकेंसी क्या होती है। यानी कि अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपका मेंस में बना है, आपका धारा 12। देखिए धारा 12 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका तीसरा मेंस का क्वेश्चन यहाँ से उठता है। चौथा आपका अलॉटमेंट आर्डर उठेगा और पांचवा आपका रिलीज आर्डर। तो आपका लेकिन पहले आपका डीम्ड वैकेंसी देखिए क्या पूछा जाता है। डीम्ड वैकेंसी या आपका कह सकते हैं कि कब किसी भवन को रिक्त समझा जाएगा। थोड़ा सतर्क रहिएगा इस क्वेश्चन से। यानी कि पहले तो डीम्ड शब्द पर आइए और सेक्शन जरूर याद रखिएगा। कौन सा हम सेक्शन बता रहे हैं, आपका 12, यानी कि धारा 12 बता रहे हैं। देखिए आपका डीम्ड शब्द को समझिए। डीम्ड का मतलब होता है मानद। मानद का मतलब होता है कल्पित। कल्पित का मतलब होता है वास्तव में वो सही नहीं है, लेकिन उस चीज़ को सही कानून क्या करता है, मान लेता है। अब जहाँ जहाँ डीम्ड का प्रावधान है, दो चार हम भी बता रहे हैं पहले। जैसे कि ये जो उपधारणा की जाती है, जितने भी अनुमान हैं, ये सब डीम्ड में आएंगे। कल्पना कर ली जाती है, मान लिया जाता है। जैसे कई बार मैं उदाहरण बताया हूँ कि अगर धुआं निकल रहा है तो ये मान लिया जाता है, समझ लिया जाता है कि आग लगी होगी, ये भी डीम्ड है। फिर आपका एविडेंस की धारा 119 आप पढ़ते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है और इशारों या संकेत या लिखकर अपनी बात कहता है, तब भी उसे हम क्या मानेंगे, डिम्ड। डिम्ड ही तो है ना भाई, वास्तव में मौखिक साक्ष्य हैं, लेकिन आपका लिख कर दिया है तो दस्तावेजी मानना चाहिए, लेकिन माना क्या गया है, ओरल। फिर आपका धारा 63 का क्लाज 5 एविडेंस में बताया गया था। फिर डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका बताया गया 68 से लेकर 72। डीम्ड डिक्री हो गई। डीम्ड आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यानी कि अर्ध परिसंघीय आपका या क्वासी फेडरल, आपका केसी हुएर ने कहा। तो डीम्ड का मतलब मानद। यहाँ मानद का मतलब क्या हुआ, तो मानद का मतलब यहाँ ये हुआ कि वास्तव में मकान खाली नहीं है, लेकिन कानून ये मान लेता है कि मकान क्या हो गया है, खाली। फिर एक बार दिमाग में बैठाइए, वास्तव में कमरा खाली नहीं है, लेकिन कानून ये मान कर चलता है कि कमरा क्या है, खाली। इसी को हम क्या कहेंगे, डीम्ड वैकेंसी या मानद या कल्पित आपका हम क्या कहेंगे, रिक्ति। भाई न समझ में आया तो फिर बताया जाए एक बार। वास्तव में कमरा खाली नहीं है, लेकिन कानून ये मान लेता है कि आपका मकान क्या है, खाली। तो इसी को हम कहते हैं डीम्ड वैकेंसी। डीम्ड वैकेंसी मतलब कब भवन को रिक्त समझा जाएगा। तो देखिए धारा 12 अब सही रहेगा। कतिपय दशाओं में भवन का रिक्त समझा जाना, तो आपका उत्तर ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972 की धारा 12 में उन दशाओं का वर्णन किया गया है जिसमें कोई भवन रिक्त समझा जाएगा, यानी कि डीम्ड वैकेंसी। इसके प्रावधान निम्नलिखित है। तो पहला देखिए, किसी भवन के मकानदार या किराएदार का भवन या उसके भाग से अध्यासन यानी कि कब्जा, ना है तो लिख लीजिएगा। बैरक में क्या दिया है, अध्यासन। अध्यासन यानी कि कब्जा आपका समाप्त समझा जाएगा। भाई देखिए, हुआ भले न हो, फिर आप गौर करिए, समझा जाएगा। यही जो समझा जाएगा है, माना जाएगा, यानी कि डीम्ड।
यानी कि कब ये माना जाएगा कि मकान मालिक या आपका किराएदार से ये जो भवन का कब्जा है, अध्यासन है, ये रिक्त हो गया है, यानी कि आपका समाप्त हो गया है उसका कब्जा। किससे किससे? या तो मकानदार से या किराएदार। तो बताइए किसके लिए है? मकान मालिक के लिए कि किराएदार के लिए कि दोनों के लिए? दोनों के लिए। अब एक एक करके देखिए। उसने सारतः अपना सामान वहां से हटा लिया है, तो दोनों पर देखिएगा। अगर मकान मालिक थे और उस भवन से सारतः यानी कि जो मुख्य मुख्य सामान था लेकर चला गया, वहीं कबाड़ और एक दो तख्ता अभी छोड़ दिया है, एक दो मेज, लेकिन मेन मेन सामान उस मकान से लेकर क्या किया है? चला गया। तो भले खाली न किया हो, कानून ये मानेगा कि मकान मालिक ने अपना मकान क्या कर दिया है? खाली। अब चूंकि किराएदार के लिए भी है तो उस पर देखना है। अगर कोई व्यक्ति किराएदार था, मुख्य मुख्य सामान लेकर अपना चला गया, भले अपना ताला लगाया हो कि हमारा मेज अभी बचा है, कुर्सी एक बची है, इसको बाद में ले जाएंगे, लेकिन सब बर्तन वर्तन तख्ता उख्ता लेकर क्या हुआ? फरार हो गए। जैसे कोरोना में फरार हुए थे लोग। तो कोरोना में होता क्या था कि आप रात में लड़के आते थे और दीवार फांद जाते थे मकान मालिक का, आपका, और दीवार फांद कर आपका ताला अपना खोलते थे, धीरे से सामान तख्ता उख्ता छोड़ देते थे, सामान मेन मेन उठाते थे और सिर पर लाद के रात में देखे जाते थे पैदल चलते हुए। तो आपका और तमाम माने स्टूडेंट उस समय के बाद आज तक आपका इलाहाबाद नहीं आए। यानी कि तमाम लोग ऐसे मिले जो आपका अब घर बैठकर पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, उसके बाद प्रयागराज नहीं आए। आपका ये याद रखिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका डीम्ड वैकेंसी का मतलब ये हुआ कि आपका मकान मालिक ने या तो मुख्य मुख्य सामान अपना मकान से क्या कर दिया है या किसी भवन के भाग से हटा लिया है, या किराएदार था वो भी अपना मुख्य मुख्य सामान या सारतः क्या किया है? हटा लिया। अब अगला देखिए आपका। उसने उस पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके परिवार का सदस्य न हो अध्यासन कर लेने दिया हो। इसका मतलब दोनों पर चलते रहना है। मकान मालिक थे, मकान मालिक ने आपका दूसरे किसी व्यक्ति को उस पर किराया पर माने उस पर कब्जा कर लेने दिया है, और जो व्यक्ति कब्जा किया है या नया व्यक्ति आया है वह मकान मालिक के परिवार का है कि नहीं? नहीं है। या किराएदार है तो किराएदार के भी मामले में यही नियम लागू होगा। किराएदार आपका दूसरे को कब्जा दे दिया है और जिस व्यक्ति को किराएदार ने कब्जा दिया है वह किराएदार के परिवार का है कि नहीं? नहीं है। तो कानून मान लेगा कि भले दूसरा आदमी उस मकान में रह रहा हो, लेकिन मकान क्या हो गया है? खाली। इसी को हम डिम्ड का मतलब ये हुआ कि वास्तव में खाली न हो, फिर भी कानून मानेगा कि मकान क्या हो चुका है? खाली। यही तो हम बता रहे हैं, डिम्ड। अगला देखिए। किसी आवासीय भवन की दशा में उसने तथा उसके परिवार के सदस्य ने अन्यत्र निवास जो अस्थायी निवास न हो कर लिया है। यानी कि अगर मकान मालिक हैं तो नया मकान बनवा लिया, उसमें एंट्री कर लिया अस्थायी रूप से, तो जो पुराना मकान था ये मान लिया जाएगा कि अब वो क्या हो गया है? खाली। और कोई किराएदार था, वह किराया माने नया आपका दूसरी जगह किराया पर अपना माने कह सकते हैं कि ले लिया, या आप कह सकते हैं कि दूसरी जगह निवास करने लगा, अस्थाई नहीं बल्कि किस रूप में? अस्थाई। तो बताइए क्या माना जाएगा कि मकान खाली कर दिया है, भले सामान उसका हो, लेकिन ये कानून मानेगा कि ये लोग उस मकान को क्या कर चुके हैं? खाली। जो
बीटीआर हैं, यानी कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, यानी कि ये संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर की परिभाषा हमने बताया था। और उसके बाद आपका उसके अधिकार और अधिकारों पर क्या प्रतिबंध है। तो परिभाषा याद रखना है, आपका परिभाषा की धारा में दी गई है। तो आपका ये 75 में दी गई ये आपका 75 में दी गई है। और 76 में भी मैं बताया था कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो आपका कह सकते हैं हाँ, कुछ मास्क लगाना पड़ेगा 2-4 दिन। देखिए आपका ये 75 याद रखना है आपका। देखिए आपका ये बताया जा रहा था, इसमें आपका 75 सेक्शन लिखेंगे, फिर 76 का आपका क्लाज 2 और क्लाज 3 लिखेंगे कि इस कानून के तहत आपका असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था और 5 वर्ष बीत गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, संक्रमणीय, यानी कि बीटीआर। अब आपका जो शुरू हमें करना है वह आपका ये करना है कि संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का क्या अधिकार है और उन अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध हैं। तो एक एक अधिकार हम शुरू करते हैं इसके। पहला अधिकार है जोत पर अनन्य कब्जे का अधिकार, यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपका संक्रमणीय ये अधिकार आपका 79 सेक्शन दे रहा है संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को, तो उसके जो मने जो उसकी ज़मीन है उस संपूर्ण ज़मीन पर वह अनन्य कब्जे का, यानी कि अकेले कब्जे का हकदार होगा और किसी भी उद्देश्य के लिए वह अपनी ज़मीन का प्रयोग कर सकेगा। यानी कि पूरा पावर है आपका अकेले कब्जा जमाए और किसी भी प्रयोजन के लिए वह अपनी ज़मीन का क्या कर सके, उपयोग। लेकिन लेकिन लग गया तो यानी कि कुछ न कुछ समस्या है आपका, वो समस्या देखना है। लेकिन इस जोत पर अनन्य कब्जे और उपभोग करने के अधिकार पर कानूनन कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध निम्नलिखित है, यानी कि कब्जे और आपका उपभोग पर प्रतिबंध। तो पहला हम अधिकार बताए 2 लाइन में, और उसके बाद इस अधिकार पर हम क्या बता रहे हैं कि क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसीलिए थोड़ा कठिन है ये सब, क्योंकि अधिकार के साथ साथ आपका इसमें क्या देखना है, प्रतिबंधों को भी देखना है।
आइए पहला अपवाद हम देखते हैं। आपका धारा निकाल लीजिए 105। बैरेक लेकर भाई आइए। आपका सेक्शन आपका 105। तो पहला जो प्रतिबंध दिया गया है वह ये प्रतिबंध है कि संहिता के उल्लंघन में भूमिधर द्वारा अंतरण का परिणाम, यानी कि देखिए, जहाँ किसी भूमिधर द्वारा किसी जोत या उसके भाग में हित का अंतरण धारा 104 के अधीन शून्य हो जाए, वहाँ ऐसे अंतरण के दिनांक से वह जो जमीन होगी वह भार से मुक्त होकर किसमें निहित हो जाएगी, राज्य सरकार में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर धारा 104 के नियमों का उल्लंघन करके अपनी जमीन का अंतरण करता है, तो वह अंतरण वाइड होगा, बातिल होगा, शून्य होगा, और वह जमीन अब उससे छीन जाएगी और किसमें वेस्टेड हो जाएगी, राज्य सरकार। बस एक लाइन याद रखना है यहीं। आपका फिर आ जाइए धारा 122। एक, क्योंकि बिखरे हुए अपवाद हैं, तो धारा 122 निकाल लीजिए कि आखिर 122 क्या कहती हैं, और इसके अधिकार पर 122 कुछ प्रतिबंध लगाती है। यानी कि जो जोत का उपयोग और अनन्य कब्जे का अधिकार है बीटीआर को, उस अधिकार पर धारा 122 भी कुछ प्रतिबंध लगाती हैं। देखिए, आपका अलग से भी ये क्वेश्चन बनता है, यानी कि ए आपका 122 एबैंडमेंट आप भूमिधर, यानी कि भूमिधर द्वारा परित्याग। तो देखिए 122 क्या कहती हैं, यदि कोई भूमिधर लगातार 3 कृषि वर्ष की अवधि तक भू राजस्व का भुगतान न करे और उस भूमि का कृषि के लिए प्रयोग न करे, और वह उस ग्राम को छोड़ दे जिसमें वह सामान्यतः निवास करता है, जिसका पता न हो, तो कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात आपका उस भूमि का कब्जा ले लेगा और वह भूमि किसमें निहित हो जाएगी, राज्य सरकार। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी तरीके से यूज करने का अधिकार है, तो आप परती न छोड़िए। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर आप लगातार 3 साल तक भू राजस्व नहीं दिए और 3 साल तक खेती नहीं किए और गांव छोड़कर क्या हो गए, चले गए, तो आपका कलेक्टर इसकी जांच करेंगे, और अगर सही उन्हें लगता है कि हाँ ऐसा है, तो आपकी भूमि अब क्या हो जाएगी, आपका कब्जा समाप्त हो जाएगा, और कलेक्टर उस भूमि पर सरकार की ओर से क्या ले लेंगे, कब्जा। यानी कि जो ये अनन्य कब्जे का अधिकार है, इस पर ये प्रतिबंध है कि कितना दिनों तक छोड़कर चले गए हैं, 3 साल। इसके बाद आइए अगला देखा जाए, आपका कह सकते हैं कि आपका कह सकते हैं कि धारा आपका दूसरा अधिकार देखा जाए, तो पहला अधिकार फिर समझिए, अनन्य कब्जे का अधिकार था, किसी भी प्रयोग के लिए माने किसी भी प्रयोजन के लिए उपभोग करने का अधिकार था। लेकिन इस पर दो प्रतिबंध हमने बताया। पहला प्रतिबंध बताया कि आप कह सकते हैं कि किसी तरीके से उपयोग करिए, लेकिन कानून का उल्लंघन करके अंतरण न करिए। दूसरा प्रतिबंध ये था कि किसी भी प्रकार उपयोग करिए, लेकिन 3 साल तक उस जमीन को क्या न छोड़िए, परती। अगर छोड़ते हैं तो जमीन किसमें चली जाएगी, राज्य सरकार। ये दो प्रतिबंध हो गए, बस सेक्शन याद करना है। पहला प्रतिबंध 105 धारा के तहत है और दूसरा 122। यही अब दूसरा अधिकार देखा जाए, जोत पर किसी प्रयोजन के लिए आपका उपभोग करने का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये बीटीआर हैं यानी कि
जो ये आपका मने भूमिधर हैं संक्राम्य अधिकार वाला, वह अपनी जोत का किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सकता है। तो किसी भी उद्देश्य में आपका कौन कौन सा उद्देश्य शामिल है, ये धारा 79(1) में ही गवर्न है। तो देखिए किसके किसके लिए कर सकता है। वह फसल उगा सकता है, फूल की खेती कर सकता है, पशुपालन कर सकता है, बागवानी कर सकता है, मत्स्य पालन कर सकता है, मधुमक्खी पालन कर सकता है, कुक्कुट पालन कर सकता है, अपना आवास बना सकता है, स्कूल बना सकता है, अपनी ज़मीन का प्रयोग व्यवसाय के लिए व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए कर सकता है। यानी कि आपका कह सकते हैं कि पशुओं का मेला लगा लगा सकता है, उस पर बाजार लगवा सकता है, इसे अनन्य उपभोग करने का क्या है, हक है। अब आपका अगला अधिकार देखा जाए, अपनी भूमि का व्यवसायिक घोषणा पाने का अधिकार। इसको हम कहते हैं आपका घोषणात्मक डिक्री या घोषणा पाने का अधिकार। ये मामला जाएगा मुख्य रूप से डिटेल में भी आगे पढ़ना है, धारा 80 में जाएगा। फिर एक बार देखिए, कोई आपका बीटीआर अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग का प्रयोग आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए घोषणा प्राप्त करने के लिए कर सकता है। यानी कि वह एक घोषणा के लिए आवेदन दे और आवेदन में ये मांग करे कि हजूर हमारी ये कृषि भूमि है, और कृषि भूमि को आपका जो घोषणा दी जाती है वो उप जिलाधिकारी के यहाँ एप्लीकेशन दिया जाता है। यानी कि कोई बीटीआर उप जिलाधिकारी के यहाँ ये एप्लीकेशन दे सकता है कि हजूर हमारे पक्ष में एक घोषणा जारी करिए कि हम इस ज़मीन का प्रयोग आवास के लिए, वाणिज्य के लिए या उद्योग के लिए करना चाहते हैं। तो 6 माह के अंदर आपका या तो घोषणा उप जिलाधिकारी करेंगे या करने से इनकार कर देंगे। जैसे ही आपका कह सकते हैं कि समय 45 दिन के अंदर, भाई जो 6 माह नहीं, फिर सुधारा जाए उसको, वो 45 दिन है। यानी कि 45 दिन के अंदर, यानी कि 1.5 माह के अंदर उप जिलाधिकारी यानी कि आपका एसडीएम साहब या तो घोषणा करें या घोषणा से इनकार कर दें। जैसे ही घोषणा होगी, उसको अलग से हम क्वेश्चन बनाएंगे, आपका बनता है। जैसे ही घोषणा होगी, वह जो ज़मीन होगी अब इस कानून के दायरे से बाहर चली जाएगी और इस कानून के प्रावधान अब उस ज़मीन पर लागू नहीं होंगे। तो जैसे ही घोषणा होगी, फिर एक बार याद रखिएगा कि वह ज़मीन इस कानून से कहाँ चली जाएगी, बाहर। तो कौन से कानून के तहत उसका उत्तराधिकार इत्यादि डिसाइड होगा। अब अगर वह व्यक्ति हिंदू है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से, और मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल विद से तुरंत इस कानून से घोषणा करते ही वह ज़मीन क्या हो जाएगी, बाहर। तो जैसे कि मान लीजिए एससी कैटेगरी एसटी है, एससी कैटेगरी का व्यक्ति है मान लीजिए, तो वह भी घोषणा पा सकता है कि हजूर हमारी कृषि भूमि है और इस ज़मीन को आवास के लिए आवासीय घोषित करिए या औद्योगिक घोषित करिए या वाणिज्य के लिए घोषित करिए। जैसे ही घोषणा होगी, जो ये एससी एसटी द्वारा हम आगे बताएंगे 1-2 दिन में, जो अंतरण पर प्रतिबंध इस कानून द्वारा लगाए गए हैं, अब वो सारे प्रतिबंध क्या हो जाएंगे, दूर। और आपका कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। लेकिन कब, जबकि एसडीएम साहब क्या कर दें, घोषणा। इसमें भी पूरा पैसा कमाते हैं लोग, इतना आसानी से नहीं हो जाता। आपका ताम झाम ज़्यादा रहता है, पैसा भी कमाया जाता है। जाइए तो आपका मैंने लाखों रुपया आपका क्लर्क ले लेगा केवल घोषणा कराने का, इसमें शक नहीं है।
ये तापझाम ये वो तो बताया जाएगा वो तो आगे। लेकिन ऐसी घोषणा करने से एसडीएम साहब इनकार कर सकते हैं कि जिस प्रयोजन के लिए वह कह रहा है कि हम जमीन का प्रयोग करेंगे, अगर आपका लोक न्यूसंस उत्पन्न कर देगा, यानी कि लोक न्यूसंस का मतलब ये होगा कि आपका पूरा प्रदूषण फैला देगा। मैंने कहा है कि हम इस ज़मीन पर ये कार्य करेंगे और पता लगा कि वो कार्य करेगा, तो पूरा आसपास का इलाका क्या हो जाएगा, प्रदूषित। तो घोषणा करने से क्या कर सकते हैं, इनकार। तो जहाँ इनकारी हैं वहाँ पैसा है। फिर एक बार याद रखें, जहाँ इनकार करने का आधार है वहीं क्या है, पैसा। पैसा दे दीजिए तो लोग न्यूसेंस भी फैलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहे कि हमारा कृषि भूमि है, पास में गांव है, हम चिमनी लगाएंगे ईंटा की, या हम आपका यहाँ आपका चिमनी लगाएंगे, तो चिमनी से धुआं निकलेगा और आसपास के गांव के लोगों का स्वास्थ्य क्या होगा, खराब। ये हो सकता है। या आपका हम यहाँ संयंत्र कोई लगाएंगे, कोई फैक्ट्री, अब फैक्ट्री से जो बदबू निकलेगी, आसपास के लोगों को सांस लेना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो जाकर देखिए, आपका जो फैक्ट्रियाँ लगती हैं वो शहरों से थोड़ा दूर लगती है। जैसे कि आपका गन्ना फैक्ट्री देख लीजिए, जो शुगर मिल है, आप मैंने उसका पानी देख लीजिए, तो आप जाएंगे तो इतना गंधाता है कि सांस लेना भी क्या हो जाता है, मुश्किल। तो अगला चलिए, अगर एसडीएम साहब को लगता है कि आपका लोक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो घोषणा देने से क्या कर देंगे, इनकार। या एसडीएम साहब को लगता है कि लोक व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी, ये कार्य इस जमीन पर करेगा, सुरक्षा आपका डिस्टर्ब होगा, या समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तब भी घोषणा करने से क्या कर देंगे, इनकार। या जो मास्टर प्लान है उसका आपका कह सकते हैं कि डिस्टर्ब होगा, तो मास्टर प्लान का मतलब ये हुआ कि महायोजना, यानी कि जो जिले में विकास प्राधिकरण होते हैं, वह जिले के विकास के लिए आपका एक मास्टर प्लान बनाते हैं, यानी कि महायोजना। ये पूछा जाता है, महायोजना बनाई जाती है कि शहर का विकास ऐसे किया जाएगा। और अगर आपका देखता है डीएम कि अगर हम इनको यहाँ वाणिज्य या उद्योग या आवास इत्यादि बनाने की घोषणा करके ज़मीन छोड़ दें, यानी कि कृषि से हम किस में कन्वर्ट कर दें, उद्योग इत्यादि में, तो ये जो मास्टर प्लान है वह वह जो योजना इनकी होगी, वह मास्टर प्लान के क्या होगी, विपरीत। तो घोषणा करेगा कि घोषणा से इनकार कर देगा, इनकार कर देगा। मास्टर प्लान आपका पढ़ाया जाएगा विकास प्राधिकरण अधिनियम, यानी कि आपका विकास प्राधिकरण इत्यादि के बारे में। और देखते भी हैं समाज में कि जैसे ही आप कोई मकान बनवाने लगिए और जैसे ही छत आप ढलवाएंगे, जैसे ही शुरू करने वाले हैं, वैसे ही दो चार भूत प्रेत आ जाते हैं और मकान को रोक देते हैं और कहता है कि नक्शा दिखाइए, ये दिखाइए, और 5-10 हज़ार दे देंगे, तो नक्शा बिना नक्शा के ही मकान आपका पास। लेकिन आपका भविष्य में जब चाहे सरकार, बाबा हमारे क्या करेंगे, हाँ ये भी याद रखिए, क्योंकि नक्शा है ही नहीं, तो आपका पैसा देने से नक्शा पास नहीं हो जाएगा। तो नियम ये है कि शहरी एडीए के इलाके में, नहीं पीडीएफ तो हो गया है, मैंने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के एरिया में जितनी भी ज़मीनें हैं, अगर उस पर आप एक ईंट भी रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम मकान बनवाएं, तो सबसे पहले एक नक्शा पास करवाइए। और 90% मकानों का नक्शा ही पास नहीं है। तो बाबा का बुलडोजर जब चाहे तब 90% मकान तो क्या करा देगा, तोड़ ही देगा। लेकिन तोड़ा नहीं जाता अमूमन, वो तोड़ा तब जाता है जब मकान विपक्षी पार्टी का हो या कोई अपराध करके भगा हो। यानी कि आपका कल भी बताया गया
कि जो नीतू सिंह जी है इसी पर तो अटैक की है कि यूपी में काबा तो बाबा बा और काबा और बुलडोजर बा। जब चाहे तब बाबा का बुलडोजर आपका पहुंच जा रहा है और जहां मन करे तोड़ फोड़ मचा दे रहा है। तो आपका तो आपकी भी तो गलती है कि आपने बिना नक्शा पास कराए घूस देकर क्या किए, मकान बनवा लिए। तो बुलडोजर का कोई दोष नहीं है। अब यह है कि सरकार चाहे तो भाई तोड़ ही सकती है, कोर्ट भी ज़्यादा दखल नहीं देता है। कोर्ट भी कहा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, कुछ नहीं हुआ। सरकार बस यही कही कि हमने पूरी तरह कानून का क्या किया है पालन, चाहे जो भी हमने मकान तोड़ी हैं और सबका रिकॉर्ड। तो सही बात है भाई, नोटिस जारी करिए, 3 दिन का समय 4 दिन का दीजिए जवाब का, जवाब लगे न लगे अपना तोड़ दीजिए। क्योंकि भाई नक्शा पास ही नहीं है, या नक्शा पास भी है तो आपने नक्शा के क्या जाकर मकान बनवाया है विपरीत। तो अगर महायोजना डिस्टर्ब होती है तो एसडीएम साहब क्या घोषणा देंगे कि नहीं देंगे, तो देने से इनकार कर देंगे। एक क्वेश्चन आपका इस पर अलग बनता है, उसको डिटेल में देखा जाएगा। यह तो शॉर्टकट में हुआ कि आपका माने पुराना जो कानून था वो 143 था, यानी कि 143 के तहत आप घोषणा कराते थे। अब नया कानून बन गया है तो अब नई धारा लागू होगी। नियम लगभग वही है, कुछ ही चेंज हुआ है, लेकिन अब सेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो घोषणा कैसे पाई जाती है, क्या उद्देश्य होता है, ये इत्यादि बातें हमें अलग से भी पढ़नी है। ये तो शॉर्टकट में हमने बताया। अगला देखिए, घोषणा का प्रभाव क्या होगा, ये आपका आगे बताएंगे हम डिटेल में। शॉर्टकट में ही अधिकार देखना है, बहुत डिटेल में नहीं। अगला अधिकार देखा जाए आपका, कह सकते हैं कि चौथा अधिकार हम देखते हैं संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर का, वह अपनी जोत को अंतरित करने का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि कोई संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर अपनी पूरी जोत या उसके किसी भाग को अंतरित कर सकता है। अंतरित का मतलब ये हुआ कि क्रय विक्रय कर दे, पट्टा दे दे, बंधक कर दे, विनिमय कर दे या वसीयत कर दे। आपका ये क्या कहलाएगा, अंतरित करना। ये अधिकार उसे आपका कह सकते हैं कि धारा 88 में दिया गया है, यानी कि कौन से सेक्शन में आपका 88, वो अंतरित आगे बताया जाएगा डिटेल में। अब अंतरित करने पर क्या कोई प्रतिबंध लगाया गया है कि नहीं, और आपका अगर लगाया गया है तो कौन सा प्रतिबंध है। तो अंतरित करने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, एक तो आपका जो प्रतिबंध लगाया गया है आपका कह सकते हैं कि ये माने एब्सोल्यूट रूल नहीं है आपका ट्रांसफ़र करने का। इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं और एक एक प्रतिबंध देखे जाए। देखिए पहला भाई प्रतिबंध आपका कि अगर कोई संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर ऐसे व्यक्ति को अपनी संपत्ति अंतरित करता है, कृषि भूमि जिस जिसके पास आपका मने अंतरण के पश्चात आपका 62.5 बीघे से, यानी कि आपका 12 साढ़े 12 एकड़ कहिए, यानी कि 62.5 बीघे से अधिक जमीन हो जाती है। तो जो अधिक आपका होगी जमीन, उसका विक्रय शून्य होगा और वह जो जमीन होगी अब राज्य सरकार में क्या हो जाएगी, निहित। अब देखिए आपका एक लाइन में मैंने एक उदाहरण, ए एक संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर है और बी को अपनी जमीन बेचता है। बी के पास पहले से ही 50 बीघा जमीन है और ए अपना 20 बीघा जमीन बी को बेचता है। तो सतर्क ये रहना है कि अब बी के पास टोटल कितनी ज़मीनें हो गई, 50 उसकी थी और 20 और आ गई तो 70। और कानून कहता है कि एक परिवार के पास 62.5 बीघा से अधिक जमीन नहीं होगी। तो आपका
जो ये 8.5 बीघा, नहीं आपका साढ़े 7 बीघा जो ये अधिक जमीन हो रही है, अब ये क्या होगा। तो आपको सतर्क ये रहना है कि जो अधिक जमीन हो गई है बी के पास, ए ने अंतरित किया है, उतना का अंतरण जो होगा वह वाइड होगा, शून्य होगा। और 7.5 बीघा जमीन किस में वेस्टेड हो जाएगी, राज्य सरकार, क्योंकि इस कानून का आपने क्या किया है, वायलेशन। पूरी नहीं, कितनी जमीन, केवल 7.5। तो लोग दिखाते हैं नहीं, इसमें भी लेखपाल को अपना कह सकते हैं कि पैसा वैसा देकर तो अपने नाम पर क्यों ट्रांसफ़र भी कराए, 10 बीघा अपने नाम पर करा ले और 10 बीघा अपने रिश्तेदारों के नाम पर। भाई आपका बेनामी का मतलब ही हुआ कि किसके नाम पर 10 बीघा करा ले कानून से बचने के लिए, जिस जो विश्वास पात्र हो और जिसके पास आपका जमीन न हो। यानी कि इसका मतलब कि पहला प्रतिबंध ये है कि आप अंतरित करिए, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को अंतरित करते हैं जिसके पास आपका 62.5 बीघा से ज़मीन क्या हो जाती है, अधिक, तो जो अधिक ज़मीन होगी वह ज़मीन कह सकते हैं कि उस ज़मीन का अंतरण उतना भाग क्या होगा, आपका शून्य होगा, क्योंकि एक परिवार अधिकतम कितना रख सकता है, आपका कह सकते हैं कि 62.5 बीघा। परिवार की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की नहीं। अब आइए, परिवार का मैं अर्थ भी बताया था कि परिवार की परिभाषा बताई गई थी। दूसरा आइए, अब आइए विदेशी को अंतरण करने पर रोक। पहला तो आपका 62.5 बीघा पर आपका बताया गया। देखिए, अंतरण करने का जो अधिकार है उस पर एक प्रतिबंध ये है कि आप किसी विदेशी को अपनी भूमि का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर करना भी है तो ऐसी दशा में आप कैसे कर सकते हैं, ये धारा 90 काम करेगी। आपका सेक्शन किस में है, 90 में, 90 में है। तो आप करना भी चाहते हैं तो किसकी अनुमति लेकर कर सकते हैं, तो आपका जवाब रहेगा राज्य सरकार। बस एक लाइन। तो क्या कोई भारत का व्यक्ति विदेशी को अंतरित कर सकता है कि नहीं अपनी संपत्ति, सामान्यतः नहीं। किसकी अनुमति लेकर कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद अंतरण पर एक बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रतिबंध है, वह भोग बंधक का, यानी कि आपका भोग बंधक का ये। तो टीपीए में देखिए, पहले भोग बंधक देखिए तब तो बताया जाए। टीपीए की धारा आपका 58 में 6 प्रकार के मार्गेज हमने बताया था। उसमें एक मार्गेज हमने भोग बंधक बताया था। भोग बंधक में बंधककर्ता अपनी जमीन का कब्जा बंधकदार को दे देता है, यानी कि मार्गेजर अपना जमीन का कब्जा किसको देता है, मार्गेजी को, और कहता है कि तुम इस जमीन से उत्पन्न आय से अपना पैसा चुकाते रहो, लेते रहो पैसा, और जब तुम्हारा पैसा पूरा हो जाए तो ये जमीन का कब्जा हमें क्या कर देना, वापस। तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 और इसके पहले के भी कानून में उत्तर प्रदेश में भोग बंधक पर क्या लगा दी गई थी, रोक। यानी कि आप जमीन का बंधक करिए लेकिन कब्जा न दीजिए। अगर कब्जा दे ही दिया गया तो उसका क्या परिणाम होगा, तो बहुत आपका परिणाम खतरनाक होगा। अगर लेखपाल साहब हमने लिख दिए कि बंधक रखा गया और बंधकदार को कृषि भूमि का कब्जा आपका दे दिया गया, तो आपका परिणाम लास्ट में देखिए क्या होगा, हाथ से ज़मीन निकल जाएगी। मैं फिर बता दूं, क्योंकि कब्जा नहीं देना है। देखिए एक उदाहरण आपका, इस पर एक केस आता है, श्रीमती भगवतिया बनाम आपका चकबंदी निदेशक, यानी कि डीडीसी, आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का आता है। और आपका
फिर एक बार इसको देखिए, श्रीमती भगवतिया का केस। ये बहुत लीडिंग केस है ये भगवतिया का, और काफ़ी महत्वपूर्ण केस हैं, और सतर्क रहना है आप लोगों को भी। देखिए हुआ क्या था, एक औरत ने आपका एक व्यक्ति से पैसा उधार लिया और गारंटी के तौर पर अपनी कृषि भूमि उसके पास रखी। कोई दिक्कत नहीं है, आप कब्जा न दीजिए और गारंटी के तौर पर अपनी कृषि भूमि रखिए। लेकिन वहीं आप काम करते हैं कि कृषि भूमि का कब्जा भी बी को दे दिए, यानी कि उस औरत ने अपनी ज़मीन का बंधक रखा, भोग कब्जा भी किसको दे दिया, आपका बंधकदार को। तो जब बंधक, क्योंकि भोग बंधक पर यूपी में क्या लगाया गया है, रोक, कि आप कृषि भूमि का भोग बंधक कर सकते हैं कि नहीं, नहीं। तो भोग बंधक जैसे ही कब्जा दिए वैसे ही वह विक्रय मान लिया जाएगा, और माना जाएगा कि आपने जिसको कब्जा दिया है उसको आपने अपना जमीन क्या किया, बेच दिया। यानी कि भोग बंधक का परिणाम क्या होगा, बंधक नहीं, वो क्या मान लिया जाएगा, विक्रय। और आपका लाख आप चाहें तो ऐसा जो बंधकदार है, पहला पहले कानून ये था कि वह असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर बन जाएगा, और 5 साल तक कब्जा ले लिया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर। तो इसको पढ़ाया जाएगा आगे, थोड़ा दिक्कत शनिवार को इसको और बढ़ा पढ़ाएंगे हम। आपका पट्टा ये आपका